हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायो का चैप्टर नंबर 3 का हथियार वाला वीडियो, जिसका मैंने वन शॉट कवर कर रखा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो फटाफट से जाके भैया देख लो और उसके बाद आप ये वाली वीडियो आके देखो, जिससे आपका जो थोड़ा अटका बटका कॉन्सेप्ट है जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊं उसमें कवर हो जाए। एंड यहाँ पे एक टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, जहां से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी मैं आज के इसी वीडियो में कवर करूंगी। यस, माय नेम इज सुप्रिया and this is your beautiful sir channel with basic knowledge, so let's get started। सबसे पहले हम देखेंगे जनन स्वास्थ्य को। इसमें हम पहले जनन स्वास्थ्य को समझेंगे। तो जनन को तो मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को, इसी चैप्टर में वन शॉट वीडियो पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से देख लीजिए। अब हम यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि भाई एक व्यक्ति, एक कोई इंसान है, कोई ह्यूमन है, वो कब स्वस्थ कहलाएगा, वो कब एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा कि वो उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका स्वास्थ्य ठीक है। अब कोई बोलेगा कि भाई वो शारीरिक रूप से सही हो, कोई मानसिक रूप से सही हो, तो कोई कहेगा व्यवहारिक रूप से सही हो। तो बिल्कुल सही है, जो आपने बताया बिल्कुल सही है। तो ये आपका WHO के अनुसार है। अनुसार मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या बताया गया है एक स्वस्थ को, कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, मानसिक मींस मेंटली रूप से, शारीरिक मतलब उसको चोट वोट तो नहीं लगी है वो व्यक्ति, एंड सामाजिक रूप से मतलब समाज में उसकी कैसी भूमिका है, रूप से भाई सही हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य कहेंगे। तो WHO के अनुसार यही बताया है कि अगर कोई व्यक्ति आपका मानसिक रूप से भाई, और क्या, और दूसरा पॉइंट शारीरिक रूप से, और तीसरा पॉइंट आपका क्या है, सामाजिक रूप से भाई, ये तीनों रूप से अगर वो सही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। चलिए ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम परिवार नियोजन को समझने वाले हैं, ठीक है, ये भी अभी चीजें कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछूं अब आपको कि मुझे क्या SST पढ़ाया जा रहा है, तो नहीं, SST नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप अच्छे से जो है जोश से बैठ के पढ़ाई करोगे। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा SST का भी भाग मिल जाएगा और अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जन्म दर कहाँ पे, अगर मैं पूछूं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जन्म दर कहां पे है, तो पहली चीज आपकी निकल के आती है चीन, और दूसरा चीज भारत। मतलब भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या में लोग हैं और चीन में आपके हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां पे हो रही, तो एक तो भैया भारत पे हो रही, एक तो चीन पे, जिनको जो है सारी चीजें पता है कि कैसे क्या उपाय करने चाहिए क्या नहीं, लेकिन नहीं, उनमें वृद्धियां बढ़ती जा रही है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, जन्म दर निर्धारित करने वाले कुछ कारक को हम देखते हैं कि आखिर ये जन्म दर बढ़ कैसे रहा है। तो पहले तो ये जन्म दर मतलब आपकी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है कि आप क्या कर रहे हो, जो भी सारी चीजें कर रहे हो, तो इससे क्या हो रही, जनसंख्या वृद्धि हो रही। दूसरी चीज भाई आवास मतलब कोई बाहर रहता है, फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो थोड़े दिनों बाद क्या कर रहा है, उसका आवास यहाँ पे है, तो वो अपने पूरे फैमिली सबको लेकर यहाँ आ गया, भारत में आके रहने लगा। तो जब वो यहाँ आकर रहने लगा तो उसके जो बच्चे होंगे, उसकी जो संतानें होंगी, फिर वो बड़े होंगे, उनकी संतानें होंगी, तो इससे आवास से भी क्या हो रहा है, आवास से भी हमारे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद हमारा क्या भैया, उसके बाद हमारा मृत्यु दर है। समझ में आया, ठीक है। चलो भाई, अब समस्या क्या है, अब भाई बढ़ रहा है, ये तो ठीक है, आप कहोगे भाई बढ़ रहा है तो क्या हुआ, समस्या ही क्या है, समस्या है अशिक्षा। अगर आप में संतानों की वृद्धि ज्यादा हो रही है अगर आपके देशों में, तो वहां पे अशिक्षाएं जैसी चीजें बढ़ने लगेंगी। मतलब क्या होगा, एक पिता कितने लोगों का खर्चा उठा पाएगा, तो उसमें से कुछ बच्चे शिक्षित होंगे, कुछ अशिक्षित होंगे। अब ऐसा तो एक पिता कर नहीं सकता है कि अगर उनके 4-5 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चों को पढ़ाए, 2 बच्चों को नहीं पढ़ाए, सबको पढ़ाना पढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, वो कहेगा चलो भाई कोई मत पढ़ो, तो ये अशिक्षा वाली चीजें बढ़ जाती। और दूसरा पॉइंट, ये अंधविश्वास। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, तो आप अगर कोई भी पढ़ाई की चीजें ला रहे हैं तो वो उनमें उनको अंधविश्वास ही दिखाई देगा। तो दूसरी चीज, अंधविश्वास वाली चीजें बढ़ती जा रही, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजें क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा। अब हम समझेंगे जनन स्वास्थ्य को इन डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए भाई यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्या कह रहा है कि जो जनन स्वास्थ्य है वो तो अगर हम किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन करेंगे, अगर हम निषेचन कर रहे हैं तो दो चीजें तो पहली बात हमें ध्यान रखनी है। पहले तो यौन संक्रामक बीमारियां हो रही और दूसरा हमें ध्यान में रखना है परिवार नियोजन। अब यौन संक्रामक बीमारियां क्या हो रही, जैसे आप क्या कर रहे हैं, अगर आप निषेचन कर रहे हैं और अगर आप निषेचन कर रहे हैं आपके अंदर कोई बीमारी है और आप जिससे निषेचन कर रहे हैं तो उनके अंदर भी वो बीमारियां चली जाएंगी, तो उससे क्या होगा, इससे आपकी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या हो रही है, बीमारियां आपकी बढ़ रही है। और दूसरा क्या है, परिवार नियोजन। अब भाई ये परिवार नियोजन क्या है, तो यहां पे मैं आप लोगों को एक जो है एक फ्लो से समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जैसे मैंने क्या लिया, मैंने फैमिली ए को लिया और यहां पे मैंने क्या किया, मैंने फैमिली बी को लिया। अब मैंने आपने ऐसा बहुत बार कहते हुए सुना होगा, ऐसा बहुत ही बार कहते हुए सुना होगा कि बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ऐसा बहुत बार कहते हुए सुना। तो ये क्या है, जैसे अगर मैंने कहा एक फैमिली ए है एक फैमिली दो है, दोनों की आर्थिक स्थिति क्या है, दोनों की आर्थिक स्थिति सही है, मतलब इनकम बढ़िया से आ रहा है, दोनों की आर्थिक स्थिति सही है। लेकिन बात यह है यहां पे 8 बच्चे हैं और यहां पे 2 बच्चे हैं। यहां पे कितने संतानें हैं, यहां पे 8 हैं और यहां पे 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे पालन पोषण बच्चों का अच्छा होगा या फिर यहां पे पालन पोषण अच्छा होगा, तो आप कहोगे भाई पालन पोषण तो यहां अच्छा होगा, यहां पे अच्छा होगा पालन। अगर मैंने कहा एजुकेशन यहां अच्छा दिया जाएगा या फिर एजुकेशन यहां अच्छा दिया जाएगा, तो आप कहोगे ऑब्वियसली सी बात है कि भैया और फिर आपका एजुकेशन जो है यहीं पे ही दिया जाएगा। तो भाई चलो आपका यहाँ पे एजुकेशन भी हो गया, ठीक है, एजुकेशन भी आपका हो गया। अब मैंने कहा माता का स्वास्थ्य यहां ज्यादा सही रहेगा या फिर यहां सही रहेगा। अब आप कहोगे भैया कौन सी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, माता का स्वास्थ्य ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे नहीं रहेंगे, तंग नहीं करेंगे, काम नहीं करवाएंगे इतना, माता का स्वास्थ्य यहां सही रहेगा। तो भैया जब सारी चीजें यहां सही हैं, माता का स्वास्थ्य सही, जब भाई सारी चीजें फैमिली बी में सही हैं, तो आप परिवार नियोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब जो फैमिली बी है ये आपका परिवार नियोजन जो है फॉलो कर रहा है, परिवार नियोजन फॉलो कर रहा है, और जो फैमिली ये है ये ए जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे समझ में आया परिवार नियोजन के बारे में जब मैंने समझा तो ये समझ में आया कि जब मैंने दोनों फैमिलियों को लिया, एक फैमिली में 8 बच्चे हैं, एक फैमिली में 2, तो मैं क्या करूंगी, अगर 2 बच्चे आपके घर में हैं, आप खुद ही सोचिए अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन पहली बात तो बहुत अच्छे स्कूल में होगी जिससे वो पढ़ सके, और दूसरी चीज उनको कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पर भी हर एक चीज पे वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। अब जब 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे रहेंगे तो सारे लोग एक साथ आगे एजुकेशन को नहीं ले जा सकते, किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगा, एंड माता पिता का स्वास्थ्य आपके सही होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यही था आपका परिवार नियोजन। तो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे भैया लिखा है इससे तात्पर्य, मतलब परिवार नियोजन से तात्पर्य यह है कि जिस भी परिवार की आय, माता का स्वास्थ्य, बच्चों का पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए, वही आपका क्या है, वही आपका परिवार नियोजन। तो मैंने यही बताया, पहली चीज मैंने क्या बताई, परिवार की आय मतलब आर्थिक स्थिति आपकी सही रहेगी, आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को, अपने जो भी सामान दुकान हो उसको आगे बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज माता का स्वास्थ्य, एंड इससे आपकी माता का भी स्वास्थ्य रहेगा। तीसरी चीज बच्चों का पालन पोषण भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय में, और शिक्षा भी अच्छे तरीके से जो है हो पाएगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आदर्श संख्या में, मतलब एक काउंटिंग संख्या में, काउंट तो वो भी कर सकते हैं लेकिन एक उपयुक्त आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए, वही आपका परिवार नियोजन होगा। समझ में आ गया कि भाई मैंने परिवार नियोजन में, अब भाई परिवार नियोजन करने के लाभ क्या क्या है, तो इसको मैं मिटाती हूं, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे परिवार नियोजन के लाभ को हम देखेंगे कि आखिर अगर हम परिवार को अपने नियोजित रखें, एक अल्प संख्या में अगर संतानों को उत्पन्न किया जाए तो उसके लाभ हमें क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहला लाभ, आपको कुछ नहीं लिखना है, ये क्वेश्चंस आते हैं तो थ्योरेटिकल टॉपिक भले ही है ये, पर आपको इसे ध्यान देना है। परिवार नियोजन मैंने बताया, ठीक है, और उसके बाद मैं इसका लाभ बता दूं। इसका लाभ क्या होगा, पहली चीज तो ये बच्चों को लाभ ये होगा
उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, माता पिता को लाभ, माता पिता को लाभ होगा। उनकी जो आर्थिक आय है, वो जो अपने काम कर रहे हैं, जो उनके पैसे हैं, उनकी बचत होगी, जिससे वो अपने काम को और भी आगे बढ़ा सके और बच्चों को और भी अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। एंड थर्ड नंबर आपका क्या होगा? एंड थर्ड नंबर आप लिख सकते हो राष्ट्र का लाभ, राष्ट्र का लाभ। अब राष्ट्र का लाभ क्या होगा? जैसे आप अगर ज्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, ज्यादा संतान अगर नहीं रहेंगे, तो बेरोजगारी जैसी चीजें नहीं बढ़ेंगी, जिससे हमारा राष्ट्र बहुत ही आगे तक जा सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो सब लोग इधर उधर टहल रहे हैं, वो अच्छे से एक एजुकेशन करके एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर, समाज को लाभ। समाज को लाभ इसलिए होगा जब वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे तो वो अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। परिवार नियोजन के लाभ कितने? मैंने 4 लिखा है। पहला तो बच्चों को लाभ, माता पिता को लाभ, राष्ट्र को लाभ, समाज को लाभ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब परिवार नियोजन की कुछ विधियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम परिवार नियोजन की विधियां देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं एंड कभी कभी लॉन्ग भी क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपके जो परिवार नियोजन की विधियां हैं वो क्या है? वो 2 तरीके से है। परिवार नियोजन की विधियों में आपको क्या समझना है कि फिजिकली तो हो, क्या हो? फिजिकली तो आपकी चीजें हो, पर बायोलॉजिकल तरीके से ना हो। अब इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब ये क्या हो? संभोग तो हो, मतलब शुक्राणु आपका अंडाणु के साथ मिले तो, पर निषेचन ना हो। इसमें ये चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, कि आपका क्या हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जनन में, कि जनन किस तरह कब होगा? जब एक शुक्राणु क्या होगा? अंडाणु के साथ मिलेगा, और जब एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेगा तो उससे क्या होगा? आपका युग्मनज बनेगी। युग्मनज के बाद थोड़े दिन बाद आपका कोश का विभाजन होगा, उसके बाद आपका भ्रूण बनना, उससे आपका बेबी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि वो चीज फिजिकली तो हो रही है आपकी, मतलब निषेच आपका जो है संभोग तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल मतलब निषेचन फिर भी नहीं आपका हो रहा है, जिससे आपके अंडाणु क्या हो रहे हैं? बन नहीं पा रहे हैं, और इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो क्या है? ये 2 तरीके से होगा। पहला तो अस्थायी विधि से हम इसको रोक सकते हैं। दूसरी चीज यांत्रिक गर्भ निरोध से रोक सकते हैं। यांत्रिक गर्भ निरोध मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनका यूज करके हम अपने गर्भ को क्या कर सकते हैं? निरोध सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी विधि को हम समझते हैं। अस्थायी विधि क्या है? यहाँ पे कहा गया है इससे यह लाभ है कि आवश्यकता अनुसार सरलता पूर्वक बंद किया जा सकता है। जैसे क्या है? मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका जो है नर जनन तंत्र का मैंने फिगर बनाया। यहाँ पे आपका नर जनन तंत्र का ये फिगर है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? एक कॉन्डोम होता है, इसका एग्जांपल एक कॉन्डोम है। कॉन्डोम क्या होती है? एक पतली जो है झिल्ली होती, पतली तरह से प्लास्टिक की झिल्ली होती, जिसको क्या किया जाता है? जो आपके नर होते हैं उनके जननांग पे लगाया जाता है। यहाँ पे इस तरह से उनके जननांग पे लगाया जाता है। जब ये झिल्ली को इसके लगा लेते हैं तो इनका जो यहाँ से शुक्राणु बनता है, जब ये शुक्राणु बनता है तब ये क्या होता है? यहीं पे रह जाता है, ये जाता नहीं है। तो हमारा क्या होता है? जब शुक्राणु हमारा अंडाणु से मिल ही नहीं रहा है तो हमारा कहां से जो है भ्रूण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका निषेचन तो हो जा रहा है, लेकिन शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं रहा है। मतलब हमें इतना ध्यान देना है इसमें कि क्या होगा? निषेचन तो होगा पर शुक्राणु और अंडाणु एक साथ नहीं मिलेंगे। तो यही हो जाएगा आपका अस्थायी विधि। ठीक है, समझ में आया? आइए अब हम यांत्रिक गर्भ निरोध के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं? यहाँ पे हम देख लेते हैं यांत्रिक गर्भ निरोध। आखिर इसके कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है पहले IUD, जिससे हम अपने गर्भ निरोध को रोक सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपका फिजिकली चीजें हो लेकिन बायोलॉजिकली तरीकों से आप जो है वो संतान उत्पन्न ना कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट्स है? पहला तो IUD है, दूसरा कॉन्डोम है, तीसरा डायफॉर्म है। यहाँ पे शिक्षा के तरफ से जो है, शिक्षा के नजर से अगर हम देखें नजरिए से, तो भारत भी अच्छा शिक्षित है, आपका यूपी भी अच्छा शिक्षित है, चीन भी शिक्षित है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या हो रहा है तो यानी ये लापरवाही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए चीजें, लेकिन यहाँ की जनसंख्या बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब उनको इन सारी चीजों के बारे में पता है तो इन सारी चीजों से उनको जो है
अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अब IUD। तो IUD का मतलब क्या होता है, अंतःगर्भस्नीय साधन। ये अंतःगर्भस्नीय ये अधिकतर महिलाएं करती हैं, क्या करती हैं, महिलाएं करती हैं। ये T आकार का होता है, वो भी कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर का। अब कॉपर का क्यों होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो जब महिलाओं के शरीर में शुक्राणु जब प्रवेश करता है तो ये जो कॉपर होता है वो शुक्राणु को मार देता है, मतलब शुक्राणु उसके पूरे शरीर में नहीं फैल पाता है। और जब उनका शुक्राणु उनके अंडवाहिनी में नहीं जा पाता है तो वहां पे हमारा एक्स बनता ही नहीं। जब एक्स बनता ही नहीं तो वहां पे भ्रूण बनने की कोई भी वो चांस ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये T आकार का होता है जो कि महिलाओं के गर्भाशय में लगाया जाता है। अगर जैसे कोई महिला निषेचन कर रही है तो वो अगर ये इन चीजों को लगा देगी तो उन सारी चीजों से वो क्या रहेंगी, सतर्क रहेंगी। समझ में आया। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, डायफॉर्म। तो ये वो वाला डायफॉर्म नहीं है कि जो मैंने आप लोगों को श्वसन में बताया था, वो वाला डायफॉर्म नहीं है। यहाँ पे ये रबड़ का गुंबदार होता है, जो ये डायफॉर्म होता है ये रबड़ का गुंबदार होता है। एंड क्या कहते हैं, ये भी महिलाएं ही यूज करती हैं, ठीक है, महिलाएं यूज करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्डोम, जिनको मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि महीन रबड़ का बना होता है। इनको महिलाएं भी यूज कर सकती हैं, महिलाएं भी यूज कर सकती हैं और पुरुष भी यूज करते हैं, पुरुष भी यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि ये चीजें मैंने क्या बताई, पहले तो IUD, फिर डायफॉर्म, फिर कंडोम। और यहाँ से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। जब मैं MCQ क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें मैं वो सारी चीजें कवर करूंगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक और बचा है कि परिवार नियोजन की हार्मोनल विधि। यहाँ पे आपने यांत्रिक विधि देख ली कि ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें आपकी वस्तुएं थी। IUD अगर आप ले लोगे, डायफॉर्म ले लोगे, कंडोम, लेकिन यहाँ पे हार्मोनल, जब हार्मोनल की बात आ रही तो कहीं ना कहीं दवाइयों की बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा है, मैं उसके भी बता देती हूँ जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको कि परिवार नियोजन की, यहाँ पे 1 मिनट लो भाई, परिवार नियोजन की हार्मोनल विधि। तो परिवार नियोजन की हार्मोनल का मतलब कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, क्या होती है, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनसे हम जो है अपने परिवार को नियोजित कर सकते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारा शुक्राणु नहीं बनता। जैसे देखिए अब शुक्राणु आपका कब बन रहा है, जब आप में यौन उत्तेजना आएगी तब क्या होगा, तब आपका शुक्राणु बनेगा। लेकिन ये जो दवाइयां होती, जब उन दवाइयों को खा लिया जाता है, जब उन दवाइयों को क्या करता है, कोई नर खा लेता है तो उनमें यौन उत्तेजना उत्पन्न ही नहीं होती। जब यौन उत्तेजना उत्पन्न ही नहीं हो रही है तो वहां पे शुक्राणु के बनने के कोई ना कोई चांसेस रहते ही नहीं है। और जब शुक्राणु नहीं बन रहा है तो आराम से निषेचन हो सकता है एंड आपके अंडवाहिनी में आपका कोई भी शुक्राणु नहीं जाने वाला है। तो वहां पे आपके एक्स क्या होते हैं, एक्स बनते ही नहीं। जब एक्स बनते नहीं तो आपके संतान की उत्पत्ति होने का कोई चांस ही नहीं है, जिसे हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम गर्भ निरोध को रोक सकते हैं। समझ में आया मैंने जो आज आप लोगों को समझाया, आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही हमें समझाना है क्योंकि यहाँ का जो टॉपिक है बस क्लास 10th में इतना ही था एंड क्लास 12th में इन डिटेल दिया गया है। अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो फिर वो भी आगे चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ के हम MCQ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। चलिए भाई यहाँ पे हम MCQ क्वेश्चंस के हथियार को कुछ देते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन इसमें से कर लेते हो तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या है, नर का जननांग क्या होता है। अगर आपने 1 शॉट वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके भैया उसे देखाओ क्योंकि मैंने उसमें फुल एक्सप्लेन किया है ना। तो यहाँ पे क्या है, नर जननांग होता है। तो भाई नर का जननांग जो होता है वो वृषण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका वृषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लड़कियों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। लड़कियों में हार्मोन कौन सा पाया जा रहा है, ये नहीं, यौन अवस्था को नियंत्रित कौन कर रहा है। तो लड़कियों में यौन अवस्था को नियंत्रित आपका टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ठीक है। समझ में आया। एंड थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, लड़कियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन पाया जाता है लड़कियों में, यही पूछ रहा है। तो आपका एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चंस आपके बहुत बने हैं तो इसलिए आप इन सारी चीजों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई,
प्रीवियस ईयर के आपके जो गत वर्षों के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड फिर भी ये रिपीटेड पे आ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, अंडाशय में अंडा उत्सर्जित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब अंडाशय में आपका जब अंडा बना, एग बना, तो उसको उत्सर्जित जहां पे किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को आपका अंडोत्सर्ग कहते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम कि प्लेसेंटा कहाँ उपस्थित होता है। अब प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा वो होता है जहां से क्या करता है, शिशु अपना पोषण लेता है। अपनी माँ के एक नली लगी होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। शिशु आपके गर्भाशय में है, वहां से क्या कर रहा है उसी के जरिए वो जो माता खा रही है उनकी, उसी के जरिए वो पोषण कर रहा है। तो वो कहां पर होता है? वो आपका गर्भाशय में होता है, ठीक है। समझ में आया? यौन संबंधी रोग, तो यहाँ पे यौन संबंधी मैंने समस्याएं बताई थी कि क्या होता है जब आपको अगर जिससे आप निषेचन कर रहे हो उनकी अगर कोई बीमारी है, तो अगर आप उसका करने के पश्चात इसमें भी बीमारियां आ सकती हैं। तो कौन सी बीमारी आएगी? वो आपका AIDS, जिसको हम सिफिलिस भी बोलते हैं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मादा में निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहां पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन आपका अंडवाहिनी में होता है, और जैसे अंडवाहिनी में निषेचन होता है आपका अंडाणु बनने लगता है। अंडाणु बनने के पश्चात वह गर्भाशय में जाता है, और गर्भाशय में 9 महीने रहता है, जहां से आपका भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर टी कहाँ रखी जाती है? तो मैंने अभी आप लोगों को कॉपर टी बताया। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाइए, थोड़ा पीछे देखिए। कॉपर टी क्या करता है? कॉपर का काम क्या होता है? शुक्राणु को जो है ना बनने देना, उसको नष्ट कर देना। तो कॉपर टी कहाँ पे रखा जाता है? तो वो आपके गर्भाशय में, जैसे आपका यहाँ पे गर्भाशय बना है तो यहाँ पे आपका टी आकार का होता है, यहीं पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एड्स नामक रोग होता है। कहाँ होता है एड्स नामक रोग? वो आपका विषाणुओं द्वारा होता है, जिसको HIV भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 एंड आखिरी हम देख लेते हैं, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि। मैंने अस्थायी विधि आपको बताई, तो देखिए एक क्वेश्चन आपका अस्थायी विधि से भी आ गया। तो आपका अस्थायी विधि नहीं है सिलेबस में, बट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जिसको मैं बता दे रही हूँ, जिसका नाम है वैसेक्टॉमी, ठीक है। ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन को कराया, जिसमें आप लोगों को आई होप नहीं दिक्कत हुआ होगा, और अगर दिक्कत भी हुआ तो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो लगभग मैंने 25 मिनट में क्या जनन स्वास्थ्य खत्म किया एंड उसके MCQ क्वेश्चंस को खत्म किया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर भैया पसंद आया हो तो जब फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक सूचना मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि क्या मैंने आपके बायो के चैप्टर नंबर 1, जिसका जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, मैंने ये तीनों चैप्टर को खत्म कर दिया। एंड अब आपका लास्ट चैप्टर अनुवांशिकता बचा है, उसको मैं खत्म करने के बाद क्या करूंगी, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड आपके MCQ क्वेश्चन सारे एक एक वीडियो ऐसे लाती रहूंगी और उसको सॉल्व कराती रहूंगी। एंड बात रही आपकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने 2 चैप्टर को खत्म कर लिया है। कल आपको उसके जो है 3rd चैप्टर धातु और अधातु वाला वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीजें। एंड आपके हिंदी की वीडियो जब मैंने ये दोनों सिलेबस को खत्म करूंगी, उसके बाद में जस्ट आपका हिंदी इंग्लिश की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामर, नरेशन, सारी चीजें जो आपकी हैं वो सारी चीजें कवर करूंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एग्जाम में आप ये करके आओगे तो ये चीज आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। एंड आपको बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन कराने वाली हूं, तो डोंट वरी, आप अगर यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो भाई समझ में आया है तो लाइक करिए। अब मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के लेकर। तब तक करते हैं हम आपसे अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।